गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कंपनसेशन मैनेजमेंट की यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 4 के अंदर हम लोगों का मॉड्यूल 6 रहेगा, जो कि रिलेटेड है प्रिंसिपल्स ऑफ कंपनसेशन डिटर्मिनेशन। इस लेक्चर के अंदर और इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग कंपनसेशन की चीज़ें पढ़ेंगे। और जो हमारा फर्स्ट जो लेक्चर रहेगा 32 लेक्चर, उसके अंदर हम कंपनसेशन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग सीटीसी, जो कंपनी टू कॉस्ट होती है, मींस जो सैलरी किस तरीके से सीटीसी हम कैलकुलेट करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कंपनसेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को हम इस मॉड्यूल के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर 32, वो मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंपनसेशन प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स द कंपनसेशन प्रिंसिपल रेफर टू एन डिसीजन रूल यूज टू सेलेक्ट बिटवीन पेयर्स ऑफ अल्टरनेटिव फिजिबल सोशल स्टेट्स। One of these state is the hypothetical point of departure, the original state. According to the compensation principle, if the prospective gainers could compensate any prospective losers and leave no one worse off, the alternate state is to be selected. An example of a compensation principle is the Pareto creation, in which a change in the states entails the such compensation is not merely feasible but required. Two variants are the Pareto principle, which require any change such that all gain. Second one is the strong Pareto creation, which requires any change such that at least one gains and no one losses from the change. अगर हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स में देखें तो जो कंपनसेशन प्रिंसिपल है, उसको रेफ़र किया गया है एक डिसीजन रूल से, जिसका यूज़ हम सेलेक्ट करते हैं जब हम अल्टरनेटिव पेयर्स के बीच में होते हैं, जो कि हमारे सोशल स्टेट से फिजिबल होता है। ये जो स्टेट्स होते हैं, ये हाइपोथेटिकल पॉइंट ऑफ डिपार्चर मीन्स जो ओरिजिनल स्टेट होती है वहाँ से होते हैं। और अकॉर्डिंग टू कंपनसेशन प्रिंसिपल, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव गेनर्स होते हैं किसी कंपनसेट को लेके, उनमें जो प्रोस्पेक्टिव लॉजर्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं जो जिन्होंने वर्सअप कर रखा है, तो जो अल्टरनेटिव स्टेट है उनको सेलेक्ट किया जाता है। अगर हम एग्जांपल से समझें तो जो कंपनसेशन प्रिंसिपल है हमारा पैरेटो, उसके अंदर बताया है कि जब भी हम स्टेट्स को चेंजेस करते हैं तो जो हमारा कंपनसेशन है वो ज़्यादा फिजिबल नहीं होता, लेकिन रिक्वायर होता है। वो क्यों होता है, उसके लिए उसने 2 पॉइंट को बताया है कि जो पैरेटो प्रिंसिपल है वो रिक्वायर करता है कि जो भी चेंज हो रहे हैं हमारे सारे गेन्स के अंदर। दूसरा क्या है कि जो पैरेटो क्रिएशन है वो बताता है कि जो भी हमें रिक्वायर्ड चेंज होनी चाहिए किसी भी एक नए गेन के लिए, अगर मैं कोई चीज़ चाह रहा हूँ और उसमें मैं कुछ चेंजेस चाह रहा हूँ, और वो चेंजेस इसलिए चाह रहा हूँ कि मेरे अंदर मेरी जो कंपनसेशन में कुछ गेन हो, तो जब मैं इन सब लॉसेस को देखता हूँ तो उससे मेरे जो लॉसेस हैं वो चेंज होने लगते हैं। In a non-hypothetical construct such that the compensation occurs, say in the marketplace, evoking the compensation principle is unnecessary to effect the change, but it is used in more controversial and the complex with some losers, where full compensation is feasible but not made, and in selecting among more than two feasible social states in a specific, it is also more controversial, where the range of the decision rule itself is at issue. अगर हम नॉन हाइपोथेटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो जो कंपनसेशन हम अकर करते हैं अपने मार्केट प्लेस के अंदर, तो वो कंपनसेशन प्रिंसिपल अननेसेसरी होता है, उसकी इफेक्ट के अंदर कोई भी चेंजेस हों। तो जो हमारा कॉन्ट्रोवर्सल और या कॉम्प्लेक्स होते हैं कोई यूजर्स के लिए, तो जो हमारा फुल कंपनसेशन है वो फिजिबल नहीं हो पाता और ना बन पाता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हम उन चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं हमारे 2 फिजिबल सोशल स्टेट्स में से जो कि ज़्यादा हों, और स्पेसिफाई करते हैं कि इसके अंदर किसी भी तरीके का कंट्रोवर्सल नहीं हो, और जो भी रेंज हो हमारी डिसीजन रूल की वो हमारे इशू से हो। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो वो है यूजेस फॉर द कंपनसेशन प्रिंसिपल इंक्लूड। अगर हम यूजेस देखें हमारे कंपनसेशन प्रिंसिपल के, तो उनके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है। कंपेरिजन बिटवीन द वेलफेयर प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन। अगर हम कंपैरिजन देखें हमारी वेलफेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो जो परफेक्ट कंपटीशन और इनपरफेक्ट कंपटीशन है उनके बीच में कंपैरिजन देखना होता है। जो पैरेटो प्रिंसिपल है वो बेसिकली जो सोशल चॉइस थ्योरी है उससे रिलेटेड है, और इसका यूज़ कंपनसेशन प्रिंसिपल में किया जाता है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अगर हम अपने कॉस्ट से अपने बेनिफिट को एनालाइज करें तो वो भी हमारे कंपनसेशन प्रिंसिपल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है हमारे एम्प्लॉय कंपनसेशन की, मीन्स हमारे पर्सनल रेमोनरेशन की।
तो द इशू ऑफ द पर्सनल रिम्यूनरेशन whether in the form of wage or salary is highly significant from the viewpoint of the industrial relation, social peace and economic implications. In fact, it is the center from which the circle of industrial relation is drawn, it being the crux of the industrial conflicts. अगर हम इशू देखें हमारे पर्सनल रिम्यूनरेशन के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि जो भी फॉर्म हम ले रहे हैं वेजेज या सैलरी के रूप में, तो हाईली वो सिग्निफिकेंट होती है हमारे व्यू पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, कि हमारे किस तरीके से इंडस्ट्रियल के साथ या इंडस्ट्रीज़ के साथ रिलेशन है, कैसा हमारा सोशल पीस है, मीन्स हमारी सोसाइटी किस तरीके से शांति में है, मीन्स एकदम प्रॉपर सब चीज़ मैनेज हो रही है, और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन की हम अपनी जो भी पर्सनल रिम्यूनरेशन है उसमें अपनी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी करते हैं। तो जो सेंटर होता है हमारे किसी सर्किल का, वो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन को बताता है, और ये हमारा इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट के लिए क्रक्स होता है। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द पॉइंट्स विच हाईलाइट द सिग्निफिकेशन ऑफ पर्सनल रिम्यूनरेशन। अगर हम कुछ पॉइंट्सों को देखें तो ये हाईलाइट कर रहे हैं हमारे पर्सनल रिम्यूनरेशन को, तो वो कौन कौन से हैं। पहला अगर हम देखें तो जो क्या है वो कि वेजेस एंड सैलरी constitute the primary source of income to employees. Their adequacy or otherwise would very much determine their standard of living. कि जो वेजेस और सैलरी है उन वो एक कॉन्स्टिट्यूट है किसका, हमारे प्राइमरी सोर्स का, जो कि किसी एम्प्लॉयज़ की इनकम होती है। इसकी जो एडुकेसी है या अदरवाइज हम ये कह सकें कि इसको हम किस तरीके से डिटरमाइन करें अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखें, तो वो हमारे पर्सनल रिम्यूनरेशन का एक इम्पॉर्टेंस है। सेकंड क्या है कि एडुकेट रिम्यूनरेशन इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज, इट मेक्स देम कमिटमेंट एंड लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड पेज विद फॉर एक्सीलेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अगर हम देखें कि अगर एम्प्लॉयज़ को एडुकेट रिम्यूनरेशन मिलता है, जो कि उनका सोर्स होता है कि किस तरीके से हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करें, तो हम ये देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि कमिटमेंट देते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल होते हैं, और वो पेव करते हैं कि हम इंडस्ट्री के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, थ्रू मेकिंग एडुकेट एंड टाइमली पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय रिम्यूनरेशन एंड एम्प्लॉयर कैन अट्रैक्ट एंड रिटेन गुड पर्सनल एंड टू एंड इन द ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प टू इंश्योर अ स्टेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स, ब्रिंगिंग सेवरल वैल्यूबल एडवांटेज इन द इट्स वैक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखें कि जो हमें एडुकेट रिम्यूनरेशन मिल रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉय रिम्यूनरेशन है वो हमें टाइमली पेमेंट किया जा रहा है, तो एम्प्लॉयर क्या होता है कि अट्रैक्ट होता है और वो रिटेन करता है अपने गुड पर्सनल को किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो हेल्प करता है कि हम इंश्योर करें अपनी लेबर फोर्स को स्टेबल रखने के लिए। तो जो भी हमारे सेवरल वैल्यूबल एडवांटेज होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें बैकअप करने के लिए होते हैं, तो उनको हमें एक पर्सनल रिम्यूनरेशन से पूरा किया जाता है। स्पेशली इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, wages constitute a substantial part of the cost of production. As such as wage payment affect the cost and price structure of an industrial enterprise. Price of the goods and services in turn have social implications as these directly affect the purchasing power of money held by the society. अगर हम देखें तो जो हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर जो वेजेस कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं वो एक सब्सटेंशियल पार्ट होता है हमारे प्रोडक्शन के कॉस्ट से। तो जो भी हम वेज पेमेंट करते हैं वो अफेक्ट करता है हमारी कॉस्ट को और हमारे इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस की प्राइस स्ट्रक्चर को। तो जो प्राइजेस होते हैं गुड्स एंड सर्विस के, उनको एक सोशल इम्प्लीकेशन के साथ डायरेक्टली अफेक्ट किया जाता है हमारी परचेजिंग पावर से, जो कि किसी सोसाइटी की मनी होती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, और इसके अंदर हम लोगों ने जिस तरीके से देखा कि हमने इसके अंदर सबसे पहले कंपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में समझा, और जो हमारा कंपोजिशन प्रिंसिपल होता है उसमें हमने देखा कि जब हम देखते हैं कि कभी भी जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिसीजन रूल बनाते हैं, उनको यूज़ करते हैं, तो हम अपने जो भी पेयर्स होते हैं अल्टरनेटिव के, उनके बीच में देखते हैं कि वो कौन से फिजिबल हैं हमारे सोशल स्टेट के अंदर। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा कंपोजिशन प्रिंसिपल होता है वो मेनली प्रोस्पेक्टिव गेनर्स के लिए होता है जो अपने कंपोजिशन से चाहते हैं, और जो प्रोस्पेक्टिव लूज़र्स होते हैं वो इसके लिए व्हाट्सअप नहीं होते और वो उसके रिगार्डिंग अल्टरनेट ढूंढते हैं। जैसे मेरे को अगर कंपोजिशन ज़्यादा चाहिए, मैं ज़्यादा गेनर बनना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होना चाहिए कि मैं अपना जो भी है इस तरीके का अल्टरनेटिव चूज़ करूँ जहाँ से मुझे एडवांटेज मिल रहे हो। और जो लूज़र्स होते हैं जिनको ये नहीं होता कि मेरे को कितना कंपोजिशन की रिक्वायरमेंट है, और वो उसके लिए कोई भी अल्टरनेटिव सेलेक्ट नहीं करते या कोई भी ऐसा स्टेट सेलेक्ट नहीं करते जैसे उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, तो उसको कंपोजिशन प्रिंसिपल में बताया गया है।
तो हम जो देखते हैं कि जो हमारा कंपनसेशन प्रिंसिपल है वो पैरेटो प्रिंसिपल से बताया जाता है कि जो पैरेटो प्रिंसिपल है वो बताता है कि किस तरीके का चेंज हम कर रहे हैं अपनी सारी गेन्स के अंदर, कि मेरे को कहाँ का गेन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को किस तरीके से चेंज कर रहा हूँ, अपना कंपनसेशन किस तरीके से चेंज कर रहा हूँ। और दूसरा क्या बताया गया है कि जो पैरेटो क्राइटेरियन है मीन्स स्ट्रॉन्ग क्राइटेरियन वो ये है कि जो भी रिक्वायर होती है मीन्स हमें चेंज होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, तो उसके लिए हमें जो भी गेन चाहिए होता है वो हमारे लॉसेस को चेंज कर देता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या यूजेस हैं कंपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर उनको देखा। तो हमने देखा कि जो कंपैरिजन है हमारी वेलफेयर प्रॉपर्टीज़ का, एक परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, उसमें कंपोजिशन प्रिंसिपल को इंक्लूड किया जाता है। और जो पैरेटो प्रिंसिपल है वो एक सोशल चॉइस थ्योरी है। और तीसरा क्या था कि जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, जिस तरीके से हम कॉस्ट से अपने बेनिफिट को एनालाइज करते हैं वो भी हमारे किसका कंपोजिशन प्रिंसिपल का पार्ट है। उसके बाद हम लोगों ने सिग्निफिकेंस पढ़े हमारे एम्प्लॉय कंपनसेशन के और पर्सनल रिमोनरेशन के, उनको हमने 4 पॉइंट से डिस्कस किया। और कुछ हमने उसके बारे में एक सेंटेंस क्लियर किया था जो कि बता रहा था कि जो पर्सनल रिमोनरेशन के जो भी इशूज़ हैं वो हमारी एक वेज और सैलरी की फॉर्म में होते हैं, और हमें हाईली सिग्निफिकेंट करने के लिए अपने इंडस्ट्री के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, हमारा सोशल पीस होना चाहिए और हमारी कुछ इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस उसमें होने चाहिए। तो अगर हम किसी इंडस्ट्रियल रिलेशन को बना रहे हैं तो उससे हम अपने इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।